माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के साल मॉडल पेपर को बताने वाला हूं, जो आपकी 2023 की परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस होंगे और पूरी तरह से इसके आंसर को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। और इसके आंसर तो हम देख रहे हैं, सेक्शन डी लिटरेचर लिखा हुआ ऊपर, सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। प्यारे बच्चों, तो साहित्य जो होता है ये हमारी बुक से संबंधित क्वेश्चन इसमें होते हैं। आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCD। तो डी सेक्शन जो आपका है, डी सेक्शन में आपको क्वेश्चंस के आंसर, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, विस्तार जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, प्रोज से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को मैं सेट करके आपको देने वाला हूं और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको लर्न करने हैं, पढ़ने हैं, जिससे आप पूरे अंक आप प्राप्त कर पाओ परीक्षा में आने वाली एग्जाम में 2023 के। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखेंगे ध्यान से, सेक्शन डी लिटरेचर लिखा हुआ है। whom did M. Hamel blame for the ignorance in study? यम हैमेल ने अध्ययन के लिए किस पर आपत्तियां जताई थी, कैसी आपत्ति को उठाया था उन्होंने? तो आंसर इसका है, यम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल एज द पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज। एम हैमेल ने स्वयं पर और अभिभावकों पर अर्थात माता पिता पर भी बच्चों के आपत्तियां उठाई थी, जो कि स्टडी में एक बाधा के रूप में थे। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग। उन्होंने माता पिता पर ब्लेम लगाया था कि उन्होंने जो है अध्ययन पर जो है उनको एक नेग्लेक्ट रखा, उनको अलग रखा बच्चों को। बिकॉज दे हैड वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी। क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है फार्म पे कार्य करें और वहाँ से कुछ पैसे को प्राप्त करें, ऐसी उनकी सोच थी। प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। तो इसका ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है 2023 बोर्ड के एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास? एम हैमेल ने क्लास में सर्वप्रथम क्या कहा था? दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के विषय में। तो हम प्यारे बच्चों देखेंगे कि एम हैमेल ने उस दिन लास्ट लेसन के विषय में जो बताया था वो आपको देखना है यहाँ पर। तो एम हैमेल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमेल ने फर्स्ट डे क्लास में बताया था, क्या बताया था? दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, किसके विषय में बताया था प्यारे बच्चों? लास्ट लेसन के विषय में बताया था। ये आपका आंसर है। ही स्पोक अबाउट, उन्होंने बताया था, ही स्पोक अबाउट ग्रामर, उन्होंने ग्रामर के विषय में बताया उनको। देम अबाउट राइटिंग एंड, और लेखन के विषय में बताया। एंड फाइनली इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के विषय में, इतिहास के विषय में भी उन्होंने लेसन बताया था। मोर देन दिस, ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। और इसके अलावा जो है उन्होंने विद्यार्थियों को महसूस कराया था कि वो अपने मातृभाषा, इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग के विषय में भी जाने, अच्छी तरह से समझें। एंड टाट देम टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, और अपनी भाषा के प्रति उन्होंने गर्व महसूस कराया था और किया था भी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसको, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? यानी बच्चों के लिए गार्बेज अर्थात कूड़ों का, जो कूड़े हैं उन कूड़ों का क्या मतलब था? और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे उसमें क्या प्राप्त करते थे?
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके द लास्ट लेसन का ही क्वेश्चन है। तो गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज ए सोर्स ऑफ वंडर। गार्बेज जो है, कूड़ा, बच्चों के लिए आश्चर्य का एक स्रोत था, एज वेल एज लिवलीहुड, और साथ साथ में उनके जीवन यापन के लिए भी एक साधन था। स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज। जो छोटे बच्चे थे वो गार्बेज में देखते थे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जिन गार्बेज की ढेर पर जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते थे वो। दे एक्सपेक्ट टू फाइंड ए क्वीन। वह जो है वहाँ से जो है क्या प्राप्त करना चाहते थे? क्वीन, अर्थात सिक्कों को प्राप्त करना चाहते थे छोटे बच्चे जो होते थे। नोट को आर ए वैल्यूएबल थिंग्स इन इट, और या महत्वपूर्ण चीज़ों को वहाँ से प्राप्त करते थे। दिस नोट ओनली प्राइड ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर अबाउट, आल्सो इंश्योर दैट दे हैव फूड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, दिस नोट ओनली ब्रिंग ए होप। ये जो पैसे होते थे, जो नोट्स होती थी, ये उनको क्या प्रदान करते थे? आशाएं प्रदान करती थी, एक आशा को, उम्मीद को बताती थी, जताती थी। आप फाइंडिंग मोर, और अधिक ज़्यादा प्राप्त करने के विषय में भी बताती थी। इंश्योर, निश्चित करती थी उनको, दैट कि दे हैव फूड एंड ए रूफ ओवर दियर हेड, कि उससे उनके सिर के ऊपर छत और उन्हें भोजन, दोनों चीज़ें जो है प्राप्त हो सकती हैं इस कार्य से। इसलिए उस कार्य में वो पूरी तरह से लगे हुए थे। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। व्हाट टेरर साइज डगलस। ये आपके लास्ट स्प्रिंग का डीप वाटर का ये आपका है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट टेरर साइज डगलस, अर्थात डगलस को क्या भय व्याप्त थी, किस चीज़ का उनको भय था, डर था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उनके ऊपर कैसा पड़ा था। तो ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। व्हेन डगलस वेंट डाउन इन द वाटर, जब डगलस जल के नीचे गए, अर्थात जल के नीचे भीतर गए, विथ ए येलो ग्लो फॉर द सेकंड टाइम, अर्थात दूसरी बार उनको जो है जल कैसा दिखाई पड़ा? येलो, पीला पन लिए हुए। और सेकंड टाइम जब वो अंदर गए, ए सियर स्टॉक्स टेरर साइड हिम, एक विशेष प्रकार का भय, आतंक उनके अंदर समा गया था। इट वाज बियॉन्ड कंट्रोल आर अनेबल स्टैंडिंग, वो उसको कंट्रोल करने में सक्षम ना हो पाए थे। डगलस वाज पैरालाइज विथ फियर, डगलस जो है पूरी तरह से भय से पैरालाइज हो गए थे, यानी उनके अंदर विकलांगता व्याप्त हो गई थी प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, आगे देखेंगे। एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, और वो जो है अपने शरीर के अंगों को घुमा फिरा नहीं सकते थे। ओनली हिज थ्रॉबिंग हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड मेड हिम फील दैट ही वाज स्टिल एलिव, केवल उनके दिल की जो धड़कन थी और जो उनकी सिर, पाउंडिंग इन हिज हेड में उनके जो मन था, अर्थात जो सोच था, उनका जो दिमाग चल रहा था, अर्थात उनके दिल की धड़कन और उनका दिमाग ही इस कार्य को बता रहे थे, अनुभव करते थे। दैट ही वाज स्टिल एलिव, कि अब भी वो जीवित थे। ये डगलस के विषय में बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला रिसीव फ्रॉम दी पेडलर्स। पेडलर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, पेडलर्स का मतलब होता है फेरी वाला, अर्थात घुमक्कड़ भी इसको कहते हैं। तो व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव, अर्थात एडला को क्या क्रिसमस का उपहार प्राप्त हुआ था पेडलर्स के द्वारा, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के द्वारा। और व्हाई डिड सी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसने एक छोटी सी चीख क्यों की थी जब उसने प्राइज को प्राप्त किया, तो चीखी क्यों थी बिड़ला। तो ये आप रैट रैप जो आपका चैप्टर है, उस रैट रैप से क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 होगा। आगे देखेंगे। द पेडलर्स हैड गॉन लीविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर इडला बेलमेंसन।
इडला बेलमेंसन जो कि एक लेडीज थी, उस मिल के मालिक की जो है पुत्री थी। तो द पेडलर्स हैड गॉन लीविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर इडला बेलमेंसन एज ए क्रिसमस गिफ्ट। एक क्रिसमस उपहार के रूप में उस जो फेरी वाले ने इडला के लिए एक पैकेज को छोड़ा हुआ था। इट कंटेन्ड ए स्मॉल रेड रैट, जो कि उस पैकेज में क्या थे, छोटी चूही दानी रखी हुई थी। एंड 3 रिंकल 10 क्रोनोर, और 3 जो है क्रोनोर्स जो कि 10 क्रोनोर के रूप में नोट्स थे उसमें रखे हुए थे। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्राइज, और उसमें क्या रखा हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, उसमें जो है एक पत्र रखा हुआ था। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्राइज फॉर इडलास काइंडनेस, जिसमें कि इडला की दयालुता के विषय में उस पत्र में लिखा गया था। एंड हॉस्पिटलिटी, और उसकी सज्जनता के विषय में बताया गया था, उसमें वफादारी के विषय में बताया गया था प्यारे बच्चों। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय टू सी द गिफ्ट, जब उसने गिफ्ट को देखा तो उसने एक थोड़ी सी चीख की थी, आवाज निकाली थी। विच वाज ए रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस, जो कि उसकी अच्छाई का एक पुरस्कार के रूप में था, अर्थात उसकी जो अच्छाई थी वो समक्ष आ रही थी एक पुरस्कार के रूप में। प्यारे बच्चों देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका रेड रैप से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको। व्हाई डिड, ये इंडिगो का आपका है, इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जनपद के राजकुमार शुक्ला एक गरीब बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार होना। ही वांटेड टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। फॉर दी इनजस्टिस, अन्याय के लिए, जो कि उनके साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। ब्रिटिश की सरकार में उनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा था बड़े जमींदारों के द्वारा। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, जो भी चंपारण के बटाईदार थे उन सभी लोगों के साथ पूरी तरह से शोषण किया जा रहा था। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सो ही हैड गॉन टू लखनऊ, इसलिए वो लखनऊ को गए हुए थे। किस लिए गए हुए थे, सेशन में, एक लखनऊ के सेशन में गए हुए थे। आप दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो गए हुए थे, पहुंचे हुए थे। टू टेक गांधी टू चंपारण, किस लिए गए हुए थे, क्या उद्देश्य था राजकुमार शुक्ला के जाने का, लखनऊ का आने का, कि गांधी जी को अपने साथ चंपारण को लेकर के आए। टू फाइट द इनजस्टिस, टू फाइट द इनजस्टिस, फाइट का मतलब होता है लड़ना, अर्थात अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए वो चाहते थे कि गांधी जी को हम लखनऊ से चंपारण लेकर के आवें। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। इन्हीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आप लर्न करेंगे और आपकी बोर्ड के एग्जाम में 100% आपको सफलता प्राप्त होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, लास्ट लेसन जो अंतिम पाठ था उसकी घोषणा ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया था, किस प्रकार से फ्रेंच जो है प्रभावित हुआ, ये सारी स्टोरी आपको पता होगी। तो आप हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर। द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हेमेल, अनाउंसमेंट घोषणा किसने की थी, एम हेमेल ने की थी, जो कि एक अध्यापक थे। उन्होंने घोषणा की दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश था। वो कौन सा आदेश था, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच के शिक्षण को समाप्त किया जाए। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और वह उनके लिए क्या था, अंतिम फ्रेंच का लेसन था। प्यारे बच्चों, सीम्ड टू बी ए थंडर क्लेप टू फ्रेंच, जो कि फ्रेंच के लिए एक थंडर क्लेप के रूप में था, एक गड़गड़ाहट के रूप में, ध्वनि के रूप में था, जिसके उसके हृदय को जो है
भय से युक्त कर दिया था। ही वॉज नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से फ्रेंच को कायदे से पढ़ा नहीं था। हिज मदर टंग यू, जो कि उसकी मातृभाषा थी, मातृ जबान थी उसकी। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, इस घोषणा को सुनने के पश्चात, फ्रेंच वाज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत ही दुखी हुआ था। ही रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। उसने प्रायश्चित किया टू लर्निंग हिज लेसन, उस लेसन को पढ़ने के विषय में उसने जो है प्रायश्चित भी किया। आगे देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, रिग्रेट नॉट लर्निंग हिज लेसन, अर्थात उसने प्रायश्चित किया था, किस बात पर प्रायश्चित किया था कि उसने अपने लेसन का अध्ययन पूर्ण रूप से किया नहीं था ठीक से। एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न हिज ओन मदर टंग, और अपनी पूर्ण तरह से मातृभाषा को अध्ययन कर पाने से वो उस सुविधा से जो है पूर्ण रूप से अलग रहा था। हिज बुक्स सडनली बिकेम हिज बुक्स सडनली बिकेम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी जो पुस्तकें थी वो उसके लिए उसकी पुरानी मित्र के रूप में हो गई थी। होम ही वुड नॉट अबांडन, जिस पर कि उसने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया था। तो ये फ्रेंच के विषय में बताया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट टू पेडलर्स, आयरन मास्टर ने, लोह मिल के मालिक ने जो है उस फेरी वाले को, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को क्यों इनवाइट किया था एट हिज होम, अपने घर पर। व्हाई डिड ही डिक्लाइन इट, और उसने वहां जाने के लिए क्यों मना कर दिया था, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। इन द डिम लाइट ऑफ द फॉर्ज, डिम का मतलब है तो धुंधले प्रकाश, अर्थात भट्ठी के धुंधले प्रकाश में। इन द डिम लाइट ऑफ द फॉर्ज का मतलब होता है भट्ठी के धुंधले प्रकाश में। द आयरन मास्टर मिस्टूक, आयरन मास्टर ने गलती कर दी थी। द पेडलर्स, एंड पेडलर्स के विषय में। एंड सेबली क्लास टू बी हिज ओल्ड क्लोजियस इन द रेजिमेंट, उसने उसको गंदे पोशाक में, जो कि गंदे पोशाक में था उस समय, वो जो रैट रेप बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था जिसको पेडलर्स कहते हैं, वो गंदे पोशाक में था, भट्ठी में धुंधले प्रकाश में। तो जो आयरन मिल के मालिक थे उन्होंने क्या कर दी थी, त्रुटि कर दी थी, गलती कर दी थी, किसमें, उसको पहचानने के लिए। तो आगे देखेंगे। टू हिज ओल्ड कॉलेजियस, उसने वो समझ रखा था कि उसका पुराना वो साथी है, मित्र है, और उसके रेजिमेंट का एक जो है कार्य करने वाला, उसके साथ में कार्य करने वाला है। हु हैड फॉलन ऑन इनवाइटेड हिम, जो कि उसको निमंत्रित कर लिया था, बुला लिया था उसने। तो यहाँ पर उसकी त्रुटि दिखाई जा रही है। टू हिज रेजिडेंस, उस रेजिडेंस से उसको जो है इनवाइट किया गया था। आगे देखेंगे। सो दैट ही मे बी हेल्प, जिससे कि उसकी मदद की जा सके, वो अपनी मदद के लिए जो है उसको इनवाइट कर रहा था मिल मालिक, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को, जो कि पूरी तरह से उसने उसको समझा जाना नहीं था। आगे देखेंगे। बट द पेडलर डिक्लाइंड, परंतु जो पेडलर था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो मना करता था उसके घर जाने के लिए। द इन्वाइटेशन, उस आमंत्रण पर, निमंत्रण पर जाने के लिए वो मना कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही अंडरस्टूड, वो समझता था, दैट हिज रियल आइडेंटिटी, कि उसकी जो मुख्य पहचान थी, वुड बी एक्सपोज्ड एट द आयरन मास्टर्स, कि वो आयरन मास्टर को क्या कर देती, एक्सपोज कर देती, अर्थात उसकी जो आइडेंटिफिकेशन था वो गलत था। इससे आयरन मास्टर एक्सपोज हो जाता, आयरन मास्टर को अपनी त्रुटि का एहसास हो जाता। व्हेन ही सा हिम प्रॉपरली, जब उसको पूरी तरह से वो देखता दिन में। देन ही मे बी टर्न ओवर, इसलिए उसने जो है उसको, और उसको क्या कर देता, कहाँ पर भेज देता, पुलिस के पास भेज देता, टू दी पुलिस। एज ही वाज कैरिंग द क्राफ्टर्स, जैसा कि उसने ले रखा था या चुरा लिया था उस क्राफ्टर्स से, जो है जो था कृषक था, उस कृषक से जो है उसने उसके पैसे को चोरी किया हुआ था, विथ हिम, अपने साथ जो लिए हुए था। एज दी क्राफ्टर्स, जैसा कि क्राफ्टर्स वुड
डेफिनेटली हैव रिपीटेड द मैटर टू द पुलिस, और उस क्राफ्टर ने, उस कृषक ने जो है इस मैटर्स को जो है पुलिस में भी सूचित कर दिया था। तो उसको ये भय था कि मैंने जो किसान से, उस कृषक से जो है पैसे को चुरा लिया हूँ, ये पैसे मेरे पास ही हैं, तो मुझे इसके लिए पुलिस के हवाले किया जा सकता है। यही उसका मतलब था। आगे देखें कि कॉन्सिक्वेंटली ही डिक्लाइंड द आयरन मास्टर्स इनवाइटेशन ऑफ हिज होम, इसलिए जो है इसी कारण से वो आयरन मास्टर के घर जाने से बार बार मना कर रहा था। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे देखेंगे अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में आपके पोएट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे, हमने पोएट्री 2 पोएट्री सेलेक्ट करके आपको बताए हैं इसमें, और दोनों पोएट्री को आप विधिवत तैयार कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस को, और समझते हुए इसको लिखने का प्रयास करेंगे। टोटल क्वेश्चंस हमारी उम्मीद है कि इस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो आगे देखेंगे, पोएट्री को देखेंगे। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पास में देखा, बैठे हुए पाया, देखा। ये कौन कह रही है? स्वयं लेखिका कह रही है। डोज ओपन माउथ, जिनके मुख कैसे थे? खुले हुए थे। हिज हर फेस आसन लाइक ए कार्प्स, उनके जो चेहरे थे वे पीले दिखाई पड़ते। किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे? कार्प्स, एक कार्प्स में मतलब होता है मुर्दे की शक्ल का, अर्थात उनका जो चेहरा था वो मुर्दे की शक्ल की तरह दिखाई पड़ता था। किसकी? मेरी माँ का। कौन कह रही है? ये कवित्री कह रही है, पोएटिस कह रही है, प्यारे बच्चों कमला दास कह रही हैं। आगे देखेंगे, एंड रियलाइज्ड, और तुरंत ही कमला दास ने, लेखिका ने महसूस किया, विथ पेन, क्या महसूस किया? एक कष्ट को महसूस किया। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो दिखाई पड़ रही थी। कौन? उसकी माँ। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बट सून पुट दैट थाट अवे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने उस विचार को अलग कर दिया, अर्थात जो विचार वो सोच रही थी, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रही थी, गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने अपने विचार को छोड़ दिया इसी जगह पर। तो इस पोएम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे, व्हाट वरीड द पोएटेस, यानी कवित्री को क्या व्यथित किया था? व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा था। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इस पोएम से ही मिलेंगे, फिर भी मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूं। हर मदर लुक्ड, क्या व्यथित कर दिया था कवित्री को? व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा था। तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। हर मदर लुक्ड पेल, उसकी माँ कैसी दिखाई पड़ रही थी? पीली दिखाई पड़ रही थी। एंड फेडेड, फेडेड का मतलब एकदम मुरझाई हुई, सूखी हुई दिखाई पड़ रही थी। जस्ट लाइक ए कार्प्स, जैसे कि मुर्दा होता है, मुर्दे की समान जो है उसकी माँ दिखाई पड़ रही थी। विच वरीड द पोएटेस, जो कि कवित्री को व्यथित कर रहे थे, अर्थात जिससे कवित्री बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई थी। तो ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। व्हाई वाज दियर पेन इन हर रियलाइजेशन, यानी कि जो उनका दर्द था, कष्ट था, वो महसूस करने के योग्य क्यों था? क्यों उसे महसूस करना पड़ा था? तो यहाँ पर देखेंगे, द पोएटेस फेल्ट पेन, यानी कवित्री ने दर्द का अनुभव किया था। इन द रियलाइजेशन, एक महसूस करके, स्वयं जो है उसने दर्द को महसूस किया था अपनी माँ का। दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, ऐसा दर्द उसने महसूस किया था कि वो पुनः अपनी माँ को नहीं देख पाएगी, अर्थात पुनः उसको माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आई सी में डाई सून, क्योंकि जैसा कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। इस तरह से अनुभूत किया है कमला दास ने यहाँ पर प्यारे बच्चों। किसके विषय में? अपनी माँ के विषय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हे छोटू यहाँ तो हो। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। व्हाई वाज दियर पेन इन हर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभूत करने योग्य, अर्थात उनका जो दर्द था, कष्ट था, वो क्यों महसूस करने के योग्य बना हुआ था, क्यों इसने महसूस किया था। तो देखेंगे, द पोएटेस फेल्ट पेन इन द रियलाइजेशन,
कवित्री ने दर्द को महसूस किया था। दैट की शी वुड नॉट सी हर मदर, कि वो अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। अगेन मीन्स पुनः, दोबारा। एज सी डाई सून, क्योंकि उसकी मृत्यु शीघ्र ही होनी निश्चित थी, अर्थात शीघ्र होने वाली थी, इस तरह से अनुभव किया था कमला दास ने यहाँ पर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड शी पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपने विचार को अपने से क्यों अलग कर दिया था। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। द पोएट हैज पुट दैट थॉट अवे, कवित्री ने अपने विचार को अलग कर दिया, अपने से सोचना बंद कर दिया। बिकॉज, क्योंकि शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग द कार, क्योंकि उनका ध्यान गाड़ी चलाने में बढ़ रहा था, अर्थात उनको गाड़ी को आगे बढ़ाना था, चलाना था, इसलिए उन्होंने अपने ध्यान को अलग वहाँ से हटा दिया था। बाई थिंकिंग अबाउट हर मदर इमीडिएटली डेड, क्योंकि वो अपनी माँ के विषय में तुरंत ही मृत्यु के विषय में सोचना अच्छा नहीं समझती थी। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसमें जरा भी घबराने की बात नहीं है, आप समझेंगे कि पूरे स्टेंजा में इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो सिमिली इज यूज इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में किसका प्रयोग किया गया है, सिमिली का प्रयोग किया गया है। होम द कलर ऑफ हर मदर्स फेस, जिसमें कि उसकी माँ का चेहरे का रंग बताया गया है। यहाँ देखेंगे एज आसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, जो कि एक मुर्दे की शरीर की तरह जो है पीला पड़ा हुआ था। तो मुर्दे के शरीर की तरह पीला पड़ जाना, ये सिमिली, क्योंकि सिमिली का मतलब है उपमा अलंकार प्यारे बच्चों, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5, हु डज आई रिफर टू, आई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर किसे में बताया जाता है। हु डज आई रिफर टू, यानी आई का प्रयोग, तो यहाँ हम देखेंगे आई इज यूज्ड फॉर दी पोएटेस, आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे पोएटेस के लिए किया गया है। पोएटेस का नाम क्या था, कमला दास। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे ये वीडियो हर किसी तक पहुंच पावे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है प्यारे बच्चों। ये आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। तो हम आगे आपको दूसरी पोएम के विषय में बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। दूसरी पोएम आपकी है, ये है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये जमीन पृथ्वी भी हमें शिक्षा प्रदान कर सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जबकि सारी चीज़ें मृतप्राय दिखाई पड़ती हैं। एंड लेटर, और पश्चात में, प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में वो क्या सिद्ध कर देती हैं, इस जमीन पर जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं मृतप्राय होते हुए भी जीवित सजीव अवस्था में आ जाती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। ध्यान देंगे ये पोएम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम्हें शांतिपूर्वक इसके विषय में अध्ययन करना होगा, जानना होगा। तो ये कीपिंग क्वाइट पोएम की पंक्ति है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना हो प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमको क्या शिक्षा प्रदान करती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है द अर्थ टीचेज अस, ये पृथ्वी हमको शिक्षा प्रदान करती है दैट देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि इसमें जो है जीवन, सजीवता हमेशा बनी रहती है। इट मीन्स दैट, आगे देखेंगे क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों, दैट देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, इसमें जो है जीवन की, चेतना की बाहुल्यता को बताया गया है, जो कि प्रकृति में हमेशा जो है चेतना अवस्था में बड़े रहते हैं। इट मीन्स दैट वी कैन स्टिल बी एलिव इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल आर काम, जब हम कभी किसी भी कार्य में लगे होते हैं, और काम मीन्स होता है शांतिपूर्ण रूप से लगे होते हैं, फिर भी हमारे अंदर सजीवता होती है, सारी एक्टिविटी हमारी जो है सजीव अवस्था में होती है, लेकिन हम एकदम शांति मुद्रा में होते हैं। तो इसका मतलब
निर्जीव अवस्था हमारी नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी के ऊपर तमाम सारी वनस्पतियाँ उगी होती हैं और समय पर आने पर पुनः वो चेतनावस्था में आ जाती हैं, ठीक कवि ने इसी बात को इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द पोएट मीन्स टू अचीव बाई काउंटिंग अप टू 12। यानी कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्या होता है, क्या वो उपलब्धि को प्रदान कराना चाहता है काउंटिंग अप टू 12 यानी कि 12 तक गणना करने के विषय में। तो यहाँ पर देखेंगे, द पोएट वांट्स टू अचीव, कवि प्राप्त कराना चाहता है, उपलब्ध कराना चाहता है पीस, पीस का मतलब होता है शांति, बाई काउंटिंग अप टू 12 यानी कि 12 तक गणना करने के पश्चात जो है गणना करते हुए उस शांति की अनुभूति कराना चाहता है। ही वांट्स टू इंट्रोस्पेक्ट इन ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, उस क्षण की महत्ता को बताता है जिस क्षण में हम पूर्ण रूप से अपने आप को शांत महसूस करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। आपको थोड़ा सारांश बताना है, कीपिंग क्वाइट का जो मुख्य थीम है उस थीम को हमको यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। तो कीपिंग क्वाइट डजंट मीन कीपिंग मस्ट, कीपिंग क्वाइट का ये मतलब नहीं होता है कि हम हमेशा जो है क्या करें, एकदम से शांति को ही धारण कर लें। इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज। हमको यह शिक्षा देता है कि हम सारी जो एक्टिविटी है, जो सांसारिक गतिविधियां हैं, उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें, अर्थात अपने अंदर से उसको निकाल दें और कुछ शांति की अनुभूति करें। विच हर्ट नेचर, जो कि प्रकृति को चोट पहुंचाती है, एंड टू टर्न हार्म अस, और हमें भी नुकसान पहुंचाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति में जो भी हलचलें हैं, जो भी नेचर के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों के प्रति अपने ध्यान को थोड़ा केंद्रित करना, उनसे अलग करना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कीपिंग क्वाइट करके पूरी शांति को ही हमेशा कायम कर लें। उन चीज़ों को, जो बाहरी चीज़ें, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो बाहरी चीज़ें जो हमें जो है डिस्टर्ब करती हैं, बार बार जो है हमें परेशान करती हैं, उन चीज़ों के प्रति हमारे ध्यान को हटाना होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑलवेज ए लिव, क्या हमेशा सजीव अवस्था में रहता है। सजीव अवस्था के विषय में बताया गया है, हमेशा जो रहता है। एवरीथिंग सीम्स डेड, और व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और कब सारी चीज़ें जो है मृत्युप्राय दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, ओनली द अर्थ इज ऑलवेज ए लिव, केवल जो है पृथ्वी होती है वो हमेशा सजीव अवस्था में रहती है। व्हेन एवरीथिंग आल्सो अपीयर्स टू बी डेड, और जबकि अन्य चीज़ें जो भी प्रकृति में होती हैं वो मृतप्राय दिखाई पड़ती हैं उस समय। तो ये यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। इस पोएम से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं और पोएम से ही आंसर आपको बताए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको विशेष तरीके से आपको पढ़ना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे हर किसी तक ये वीडियो हमारा पहुँच पाए प्यारे बच्चों। और मैं इसके पश्चात विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे, ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के पूर्व जो है सेंट्रल आइडिया को हम बताने जा रहे हैं। सेंट्रल आइडिया के पश्चात आपको सप्लीमेंट्री रीडर बताया जाएगा। सेंट्रल आइडिया, टू सेंट्रल आइडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती के विद्यालय के विषय में ये आपका पोएम है, जो कि इसकी सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है। द प्रेजेंटेड सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, ये जो सेंट्रल आइडिया जो आप यहाँ पर दी गई है इस कविता की, इस कंपोज्ड बाय स्टीफेंसन स्पेंडर। स्टीफेंसन स्पेंडर इसके जो है पोएट हैं। ए ट्रू पिक्चर ऑफ दी लाइफ ऑफ दी स्कूल चिल्ड्रन, उन्होंने एक सही तस्वीर विद्यालय के बच्चों की यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। लिविंग इन द स्लम, जो कि गंदी बस्ती में रहते हैं। आर्ट टैरोलस वैली, जो कि टैरोलस वैली में वो स्थान है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। द चिल्ड्रन आर इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन, बच्चे बहुत ही दुखी स्थिति में हैं, बहुत ही कष्ट की स्थिति में वो गुजर रहे हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी, क्योंकि उनके साथ गरीबी भी उनके साथ है। एंड इलिटरेट
इलिटरेसी और अशिक्षा भी उनके साथ में है। दे आर डिप्रेस्ड, वो काफ़ी परेशान दिखाई पड़ते हैं। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस, उनके पीले चेहरे दुख को बताते हैं, संकेत देते हैं। दे लुक लीन, वे झुके हुए और स्किनी, यानी कि त्वचा जो उनकी है वो ढीली ढाली, बहुत ही दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं। बोनी, बोनी का मतलब उनकी हड्डियां जो है दिखाई पड़ती हैं। दस बी फाइंड दैट, इस प्रकार से हम पाते हैं दैट कि इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस, कि उनके वो जो है सामाजिक अन्याय से जो है अलग नहीं हो पाए हैं। रिमूव उनको होना चाहिए, सामाजिक जो इनजस्टिस हो रहा है, जो समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, उनसे उनको अलग होना चाहिए। एंड क्लास इनइक्वलिटी, और क्लास में जो है उनको समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो है पोएम की सेंट्रल आइडिया है। अब आप देखेंगे दूसरी सेंट्रल आइडिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया आप देख पढ़ेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सारो ऑफ कांस्टेंट जॉय। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, ये जो है इज ए सारो ऑफ कांस्टेंट जॉय, ये दुख से युक्त और प्रसन्नता को प्रदान करने वाली एक ऐसी पोएम है। द पोएट जॉन कीट्स, इसके कवि कौन है? जॉन कीट्स हैं, जो कि इज द पोएट ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के कवि हैं। टेल्स हियर, यहाँ पर बताते हैं दैट ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, कि सुंदरता को हम हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग, इसमें कुछ ऐसा है दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, जो कि जीवन को ट्रांसफॉर्म होता है, जीवन को प्रदान होता है, अर्थात प्रकृति हमको कुछ ना कुछ देती है। दिस इज फैक्ट, और यही वास्तविकता है। दैट ब्यूटी हैज ए दैट ब्यूटी हैज ए थेरेपेटिक क्वालिटी, जो सुंदरता है, ये सुंदरता हमारे अंदर एक ऐसे जॉय को उत्पन्न कर देती है, ऐसी प्रसन्नता को उत्पन्न कर देती है, जिससे हम जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इट प्रेजेंट्स ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल द टाइम, ये प्रत्येक समय, हर समय मानव जीवन के लिए जो है पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाली होती है। कौन? ये प्रकृति जो है, जिसको हम नेचर कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम अब इसके पश्चात आपको विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विस्तार का सप्लीमेंट्री रीडर। ये 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स जो आपको मिलने होते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित रहेंगे। ये सेक्शन डी के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं, जिसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूं। प्यारे बच्चों तो ध्यान देंगे विस्तार। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शाम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। चार्ली के लिए शाम ने क्या पत्र लिखा था, अर्थात पत्र में क्या लिखा था। तो देखेंगे क्वेश्चन का आंसर, ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। शाम रोड टू चार्ली, शाम ने चार्ली को लिखा था अबाउट हिज डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी कि तीसरे तल की खोज के विषय में उसने लिखा था। किसको लिखा था? चार्ली को लिखा था शाम ने, जिसको कि तीसरे तल की तलाश थी। ही रोट, उसने लिखा उसको, ए लेटर, एक पत्र लिखा, एंड टोल्ड हिम, और उसको बतलाया, दैट ही वाज राइट अबाउट इट ऑल अलोंग, कि वो पूरी तरह से अपनी खोज पर सही था। ही टोल्ड हिम, उसने उससे बताया, दैट ही इज लिविंग देयर, कि वो वहाँ पर रह रहा था। एंड इन द लेटर ही आल्सो टेल्स चार्ले, और पत्र में उसने ये भी बताया चार्ले को, टू लुक फॉर दिस लेबल विथ हिज वाइफ, कि इस लेबल को, इस तल को जो है वो अपनी पत्नी के साथ भी देखे, अर्थात तीसरे तल की जिसको तलाश थी, उस तल की सीन को, दृश्य को वो अपनी पत्नी के साथ भी देखे। तो ये यहाँ पर लेटर में लिखा था। किसने लिखा था प्यारे बच्चों? शाम ने लिखा था। किसको लिखा था? चार्ली को लिखा था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था।
वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड लेवल रिफर्स, ये थर्ड लेवल की बात कही है, तीसरे तल की बात कही है, ये बताता है टू एन एडिशनल फ्लोर, एक अतिरिक्त तल को बताता है एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि कहाँ पर बताता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बताता है। विच ओरिजिनली, जो कि वास्तव में, देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि वास्तव में जो है ओनली हैड टू लेवल, वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पर केवल 2 ही तल था वास्तव में, परंतु जो है वहीं पर तीसरे तल की बात बताई जा रही है। इट इज ए सबवे, सबवे का मतलब होता है आने जाने का जो रास्ता होता है। इट इज ए सबवे विच विल कैरी पैसेंजर्स टू ग्लासबर्ग, जहाँ पे पैसेंजरों को ग्लासबर्ग के लिए लाया जाता है और आगे बढ़ने के लिए कोलोनस की तरफ जाते हैं वो लोग। इन रियलिटी, जो वास्तविकता वहाँ पर देखी गई थी, द वर्ड ऑफ थर्ड लेवल सिम्बलाइज, जो थर्ड लेवल की बात की गई हो एक प्रतीक के रूप में, सिम्बलाइज मैंस इनर मोस्ट, यहाँ पे आदमी की अंतर भावना को सिम्बलाइज करने का एक साधन बनाया गया था थर्ड लेवल को, कि उसकी जो सोच थी वो अंतर सोच ने उसकी जो है थर्ड लेवल की बात कही थी। एंड डीपेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे गहरी इच्छा को प्रकाशित किया था, टू escape फ्रॉम दी वर्ल्ड फुल ऑफ टेंशन। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि वो संसार जो कि टेंशन से भरा पड़ा हुआ है, तो सांसारिक टेंशन, सांसारिक जो है पीड़ाओं कष्टों से दूर होने के लिए उसने थर्ड लेवल की बात यहाँ पर कही थी। वाज इनसिक्योरिटी एंड फियर, जिस संसार में उसे असुरक्षा और भय को दिखाई पड़ता था, अर्थात भय को प्रति समझता था वो, तो इस संसार से वो तीसरे तल की बात तभी किया था, एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हु आज द टाइगर किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर किंग कौन था, व्हाट बियर हिज अदर नेम्स, उसके दूसरे नाम क्या थे, हाउ आज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका नाम जो है नामकरण टाइगर किंग के रूप में क्यों रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर देखेंगे। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, अर्थात टाइगर किंग जो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा के विषय में बताया गया है। द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, जो कि इस कहानी के क्या है, नायक हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। हिज अदर नेम बियर इन दिस स्टोरी, उनके जो दूसरे नाम हैं इस कहानी में, वो दूसरे नाम क्या हैं, जमादार, जमादार कौन सा, किलेदार, मेजर, सत्य, व्याघ्र, समाहारी, ये नाम सब उनके ही नाम हैं, टाइगर किंग के ही नाम हैं। फिर आगे है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, विश्व भुवन भी उनके उन्हीं का नाम है। आगे देखेंगे सम्राट, विश्व भुवन सम्राट, सर, सर आगे देखेंगे सर जिलानी जंग, जंग बहादुर, ये सारे नाम जो है महाराजा के ही नाम हैं, तो उनके नाम के विषय में पूछा गया था, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन इसी के आगे आप देखेंगे, ये आपका ही गाट दिस नेम, उन्होंने इस नाम को प्राप्त किया था, बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था, ए प्रोफेसी वाज मेड, तो एक प्रकार की घटना घटित हो गई थी, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी, इस तरह से भविष्यवाणी की गई थी उनके विषय में जब उनका जन्म हुआ था। ही किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर था 99 टाइगरों को, चीतों का शिकार, बाघों का शिकार उन्होंने किया था। आयरनिकली, जो कि व्यंग्यात्मक रूप से, हिज डेथ केम ड्यू टू ए वुडन टॉय टाइगर, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि जो कि
एक व्यंग्यात्मक तरीके से उनकी मृत्यु जो है आई, किस रूप में आई, ड्यू टू ए वुडन टॉय टाइगर, एक जो है लकड़ी के बने हुए खिलौने के रूप में, अर्थात लकड़ी के बने हुए व्याघ्र के खिलौने के रूप में जो था, उसी के द्वारा उनकी मृत्यु यहाँ पर बताई गई थी। तो ये जो है महाराजा धीराज, जो कि टाइगर किंग के नाम से वो जाने जाते थे। तो ये स्टोरी आपके लेसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखेंगे इसको कि व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम जो थे वो हमेशा अपने दरवाजे को खुला क्यों छोड़ देते थे, क्यों खुला रखते हैं। तो इसके विषय में बताना है आपको कि मिस्टर लैम डज नॉट माइंड, मिस्टर लैम कभी भी दिमाग में नहीं सोचते थे लीविंग हिज गेट ऑलवेज ओपन, कि वो जाने लगे तो हमेशा जो है अपने दरवाजे को खोल करके जाएं, बिकॉज क्योंकि बंद करके जाएं, अर्थात हमेशा वो अपने दरवाजे को खोल करके जाया करते थे, बिकॉज क्योंकि ही लाइक्स, वो चाहते थे टू मीट पीपल, लोगों से मिलना चाहते थे, हु कम्स इन हिज गार्डन, जो भी उनके बाग में आता था उन लोगों से वो प्राय मिलना चाहते थे, इसलिए वो अपने दरवाजे को खोल करके जाना चाहते थे, कभी भी जाते थे तब। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ही लाइक्स टू टॉक टू देम, और वो उनसे बातें करना चाहते हैं, एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स, और उनसे कुछ भिन्न चीज़ों को सीखना भी वो चाहते थे, फ्राम देम, उन लोगों से जो भी लोग आते थे। ही ऑलवेज सेज, और वो हमेशा कहते थे, दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे इसको, दैट एवरीथिंग, कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, दैट बिलोंग्स टू हिम, जो कि उससे संबंधित हैं, मुझसे संबंधित हैं, आल्सो बिलोंग टू एवरीवन, एवरीबडी एल्स, वो सारी चीज़ें दूसरों से भी मिलती जुलती हैं, अर्थात उनसे भी जुड़ी होती हैं। ये उनका कहना था कि जो चीज़ें, जिस चीज़ों के संपर्क में मैं रहता हूँ, उन्हीं सारे चीज़ों के संपर्क में सभी लोग रहते हैं। तो हमें हर किसी से जो है मिलना चाहिए, और हर किसी से उसके बारे में जानना चाहिए। तो ये उनका कहना था, इसलिए वो अपने दरवाजे को प्रायः खोल करके ही रखते थे। आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट साम, जो साइकियाट्रिस्ट साम था, मनोरोग चिकित्सक साम जो था, उसके द्वारा इसके विषय में कैसा बताया गया था, क्या बताया गया था। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखेंगे द थर्ड लेवल इज एन एडिशनल फ्लोर, जो थर्ड लेवल था वो एक अतिरिक्त तल था, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि कहाँ पर था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था प्यारे बच्चों। विच ओरिजिनली ओनली टू लेवल हेड, और जहाँ पे वास्तव में दो ही तल स्थित थे। इट सिम्बलाइज, ये एक प्रतीक के रूप में था, सिम्बलाइज मैंस, उस आदमी के प्रतीक के रूप में था, इनर मोस्ट, जो कि आंतरिक सोच थी प्यारे बच्चों देखेंगे, एंड डीपेस्ट डिजायर, और उसकी बहुत ही गहरी इच्छाओं को ये बतलाते थे। थर्ड लेवल टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, जिससे वो संसार से अपने आप को अलग रख पाए, बच पाए, फुल ऑफ टेंशन, सांसारिक टेंशन से, सांसारिक तनाव से वो अपने आप को अलग कर पावे, ये उसके सोच थे। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, सांसारिक टेंशन के साथ साथ जैसे वार है, वार मीन्स युद्ध वगैरह, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावनाएं, एंड फियर, और जो भय संसार में व्याप्त होते हैं, इन सब सारी चीज़ों से वो अपने आप को अलग रखने का प्रयास करते हुए थर्ड लेवल की बात करता था। आगे देखेंगे साम, ये साइकियाट्रिस्ट साम, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक था, फ्रेंड्स ऑफ चार्ली, वो चार्ली का कौन था, मित्र था। डिक्लियर्ड, उसने घोषणा की थी, दैट थर्ड लेवल मियरली, कि जो थर्ड लेवल है वो वास्तव में है ए टेम्पोररी रिफ्यूज, एक जो है टेम्पोररी का मतलब होता है जो है, जो कि हमेशा के लिए ना हो, रिफ्यूज जिसको कि वो मना किया जाना,
बताया जा रहा है। फ्रॉम दिस टेंशन, अर्थात इस टेंशन से दूर करने की विषय में इसको एक टेम्प्रोरी बेस पर थर्ड लेवल की बात की जा रही है। ही कॉल्ड इट ए वॉकिंग ड्रीम विश, वो उसे एक वॉकिंग ड्रीम के रूप में, वैकिंग ड्रीम के रूप में बतलाता है कि जो दिवा स्वप्न लोग देखते हैं किसी चीज़ को यथार्थ में कहना, जो कि सभी लोगों को यकीन ना हो, तो उस दिवा स्वप्न की बात यहाँ पर कर रहा है। चूँकि एक साइकियाट्रिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है, एक जो है मनोरोग चिकित्सक है, तो उसकी मन की बात को यहाँ पर वो टटोल कर बता रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगला आगे इसके देखेंगे। इट स्टैंड फॉर मैंस परसूट फॉर ए लाइफ, जो कि मानव जीवन के, एक मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के एक तरीके होते हैं। फुल ऑफ पीस, एक शांतिपूर्ण ढंग से, एंड ट्रैंक्विलिटी इन कंट्रास्ट, जो उसका जीवन का जो तालमेल है उससे समानता को बताते हुए आगे जीवन को बताने की बात कर रहे हैं। टू द मटेरियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड, और आत्म केंद्रित होकर के इस बात को वो बता रहा है। वर्ड ऑफ टुडे, जो कि आज के संसार के विषय में बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आपको ये बताना है कि इसका एक सारांश रूप बताना है कि जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की अंतिम यात्रा के विषय में। तो द टाइटल अस्यूम सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नी एज द आथर, यानी आथर के अनुसार, लेखक के अनुसार जो है, जो एक यात्रा है, जर्नी है एक यात्री के लिए, टू अंटार्कटिका, जो कि कहाँ पर यात्रा के लिए है, अंटार्कटिका के विषय में बताया गया है। विच इज द साउथर्नेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, जो कि यानी कि दक्षिणी हिस्सा बताया जाता है, दक्षिणी भाग बताया जाता है, पार्ट ऑफ अर्थ जमीन का, एंड ऑलमोस्ट अपीयर्स एट द एंड ऑफ इट, जो कि एक अंतिम में ये अंतिम चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। दिस चैप्टर इज ए मेमोर ऑफ द आथर्स जर्नी, ये लेखक की यात्रा के विषय में भी बताता है। टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के विषय में। विथ हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन बोर्ड ए रूसियन वेजल, जो कि एक रूसी जहाज पर जो है एक विद्यार्थी के रूप में, हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में वो यात्रा कर रहा होता है, उस समय की ये घटना बताई जा रही है। द टू पोल्स, वहाँ पर टू पोल्स बताए गए हैं, टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के दो हिस्से बताए गए हैं। वर्चुअली सिग्निफाई टू एंड्स ऑफ द प्लेनेट्स अर्थ, जो कि इस जमीन के भूभाग के जो है दो ग्रहों के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर। द जर्नी टेक द आथर अक्रॉस 9 टाइम, ये 9 बार जो है ये जर्नी जो है लेखक को करनी पड़ती है। यहाँ पर देखेंगे, द जर्नी टेक्स द आथर अक्रॉस 9 टाइम्स जोन्स, पूरे जोन की जर्नी उसको 9 बार करनी होती है। 3 वाटर्स बॉडीज, 3 कॉन्सिस्टेंट्स एंड 6 चेक पॉइंट्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो जर्नी उसने किया है उसको बताना है। वाटर बॉडीज़ के रूप में, जल की यात्रा के रूप में, और जो है प्रत्येक पॉइंट पर जो है उसने प्रकाश डालते हुए आगे बताया है। विच इम्प्लाइज द दैट ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लैनेट्स हैज़ बीन ट्रेवल्ड बिफोर, क्योंकि पूरे ग्रहों का उसने पूरी तरीके से पहले ही पृथ्वी के सारे भागों की यात्रा कर चुका था। वन रीचेस टू द एंड ऑफ इट, एक बार वो उसके अंतिम छोर तक भी पहुंच गया था। 10 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस प्रकार से उसकी संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा समाप्त हुई थी। इज एन एप्ट टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, जिससे कि इस चैप्टर की टाइटल ए जर्नी के रूप में रखा गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे
दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हम चाहेंगे कि आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे आने वाली बोर्ड एग्जाम में सभी लोगों को पूरी तरीके से इसका लाभ प्राप्त हो पावे और आपको बहुत ज़्यादा पूरी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सॉलिड क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और पूरी तरीके से आप परीक्षा में अंक को प्राप्त कर पाएंगे। इसके पश्चात मैं अगले वीडियो में आपको सेक्शन ABC का वीडियो देने वाला हूं, जिससे आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो पावे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।